सभी किसान भाइयों और डेयरी फार्मर्स को राम राम। सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे फार्म पे, मान फार्म्स, जो कि है आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है फार्म पे, चाहे आपका गाय का फार्म हो, चाहे आपका भैंस का फार्म हो, उस पर डीवर्मिंग करनी, जो कीड़ों की दवाई देते हैं, वो देना कितना ज़रूरी होता है, क्या क्या उसके नुकसान होते हैं अगर आप डीवर्मिंग नहीं कर रहे हो, कब डीवर्मिंग दी जाती है, कौन सी दवाइयाँ किस तरह के कीड़े के लिए, वॉर्म के लिए इफ़ेक्टिव होती है, हर एक चीज़ आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इसके बाद डीवर्मिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप डीवर्मिंग नहीं करोगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है अपने फार्म पे। आप इस बात को महसूस करोगे कि जो फार्म पे डीवर्मिंग रेगुलरली नहीं होती है, लाखों रुपए तक का नुकसान इस एक छोटी सी चूक से आपके फार्म पे हो सकता है। तो मेजर नुकसान जो मैं आपको गिनवाता हूँ 5-7 जो डीवर्मिंग नहीं करने से होते हैं। सबसे पहला, आपका मिल्क प्रोडक्शन डाउन रहेगा। दूसरा, जो आपके दूध की क्वालिटी है वो भी क्वालिटी कम रहेगी। तीसरा, जो आपके पशुओं की फर्टिलिटी है, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी जिसको कहते हैं, वो टाइम से हीट में आना या वो कितनी फर्टाइल है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। पशुओं की रिप्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो जाएगी और जो पशु आपके रुके भी हुए हैं उनका भी फ्यूचर में एबॉर्शन होने का चांस रहता है, जिसकी वजह से जो आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट है पशुओं पे, बार बार रिपीट होने पे या एबॉर्शन होने के बाद जो ट्रीटमेंट होती है, दवाइयाँ, डॉक्टर लगता है, वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद बच्चों में खासकर जो छोटे काफ हैं, गाय भैंस के बछड़े कटड़ियाँ हैं, उनकी जो है मोर्टेलिटी, उनकी जो मृत्यु दर है वो काफ़ी होती है। अगर बछड़ियों को टाइम से आप डीवर्मिंग नहीं करते हो तो बहुत बार उनकी डेथ हो जाती है और आपको रीज़न पता भी नहीं लगता है कि किस रीज़न की वजह से उनकी डेथ हुई है। और अगर मैं इसके नुकसान गिनवाऊँ आपको कि आप डीवर्मिंग नहीं करते हो तो जो पशु आपके फीड खाते हैं, फीड को वो दूध में बदलते हैं। अगर आपके फार्म पे जो गाय भैंस दुधारू पशु हैं उनके अंदर ज़्यादा कीड़े हैं, ज़्यादा वॉर्म्स हैं, तो बहुत सारा फीड वो भी खा जाएंगे। तो जो आपका फीड कन्वर्जन है, आपको ज़्यादा फीड देने पे दूध कम मिलेगा, पशुओं की ग्रोथ कम मिलेगी, उनकी लंबाई, ऊंचाई, जो वज़न है वो धीरे बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब आप खुद सभी भाई ये आइडिया लगा सकते हो कि डीवर्मिंग करने से कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है और डीवर्मिंग ना करने से कितना इसके आपको भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अब रही दूसरी बात, कैसे आपको पता लगेगा कि आपको डीवर्मिंग करनी है, आपका पशु है उसके पेट में कीड़े हैं। वैसे तो अगर आप स्टार्टिंग से, बच्चे के जन्म से, अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हो इसका, वो शेड्यूल भी आपको बताएंगे, तब आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चेक करना है, कैसे पता लगेगा, आप रेगुलरली डीवर्मिंग नहीं करते हैं, क्या क्या संकेत, साइन आपके पशु दिखाएगा कि हाँ अब हमने इसकी डीवर्मिंग करनी है। जो सिम्टम्स हैं उसमें अगर आप अपने पशु को ध्यान से देखोगे तो आपका जो पशु है वो डल लगेगा, डिप्रेस लगेगा, थका थका लगेगा, कोने में बैठता है, अकेले बैठता है, उसका खाना पीना कम रहता है, उसकी डाइट कम हो जाएगी, उसका वज़न है जो वो घट जाएगा। अगर वो अच्छा खा भी रहा है पर लेकिन फिर भी उसका अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है
तो भी ये साइन है कि उसके र्यूमन में या लीवर में कहीं पर भी कीड़े हो सकते हैं। और आपको जो साइन है देखने के लिए वो होगा, उसको बहुत जल्दी डायरिया लगता है, बहुत जल्दी दस्त हो रहे हैं, बार बार दस्त में खून आ रहा है, गोबर के अंदर झाग बन रहे हैं, उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं। तो ये सारे साइन हैं कि आपके पशु को डीवर्मिंग की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा आपका पशु मिट्टी खाता है, वो भी एक साइन होता है कि इसके पेट में कीड़े हैं। और अगर हम साइन की बात करें तो आपके जो पशु है उसमें खून की कमी दिखाई देगी, उसका जो कोट है, स्किन है, बाल हैं, वो बिल्कुल रफ़ लगेंगे, आपको ड्राई लगेंगे। तो इनमें से जितने भी ये सिम्टम्स बताए हैं, कोई भी सिम्टम आपका पशु दिखा सकता है। उससे आपको पता लगेगा कि आपके पशु की आपको डीवर्मिंग अब करने का टाइम आ गया है। अब अगर हम बात करें कि पशुओं के किस किस ऑर्गन में, किस किस बॉडी पार्ट में वर्म्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या ये कीड़े हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो पशुओं के कम से कम 4-5 पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर ये जो वर्म्स हैं सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें सबसे मेन तो है उसका र्यूमन और इंटेस्टाइन, जहाँ पे सारा आपका खाना चारा जाता है। दूसरा लीवर, लीवर में भी आपको फ्लूक्स मिलते हैं, वर्म्स मिलते हैं। तीसरा लंग्स, जहाँ से ये सांस लेते हैं, वहाँ पर भी आपको वर्म्स पाए जाते हैं। चौथा है बाहर इनकी स्किन के ऊपर, जो आपने देखा है जूं, चीचड़, कलीली जिसको कहते हैं, लाइस, माइट्स, फ्लाइज, टिक्स, ये सब। तो इनमें से किसी भी हिस्से में पशु के लंग्स में, लंग्स आपके फेफड़े हो गए, लीवर में, आपकी इंटेस्टाइन आंतों में, र्यूमन में, ऊपर खाल पे जो बाहर है स्किन पे, तो कहीं पर भी ये जो वर्म्स हैं ये हो सकते हैं। और हर एक के लिए अलग अलग जो होता है वो सॉल्ट होता है, ट्रीटमेंट होती है। आप एक ही डीवर्मिंग दवाई पशु को बार बार नहीं दे सकते, उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ भी अब हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की दवाइयाँ होती हैं और कौन सी दवाई किस तरह के पार्ट पे काम करती है पशु के, और कौन से वर्म को, कीड़े को ख़त्म करने में मदद करती है। तो मेनली ये जो डीवर्मिंग की दवाइयाँ होती हैं, इनको 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। आसान तरीके से अगर इनको पहचानना है तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो है, इन जिन सभी दवाइयों के पीछे आपको जोल दिखता है, मैं सॉल्ट की बात करूंगा यहाँ पर, कंपनी नेम आप कोई भी ले सकते हो, चाहे वो जाइडस हो, यूनिवेट हो, MSD हो, इंटास हो, जोन सी भी स्टैंडर्ड कंपनी आपके एरिया में अवेलेबल है, आप उसकी डीवर्मिंग दवाई खरीद सकते हो। मैं सिर्फ सॉल्ट की बात करूँगा, तो जितने भी सॉल्ट हैं जिनके एंड में जोल लगता है, जैसे फेनबेंडाजोल, ऑक्सफेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल, ये सभी ऑलमोस्ट इन सब का फंक्शन एक जैसा है। ये एक ही तरह के वर्म्स पे काम करती है और एक ही तरह के ऑर्गन्स पे काम करती हैं। फेनबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ऑक्सफेंडाजोल। तो जो दूसरा टाइप है वो उनके सबके एंड में आपको एक्टिन मिलेगा, जैसे आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, मॉक्सीडेक्टिन। तो जितने भी ये सॉल्ट हैं इनके सबके एंड में आपको एक्टिन मिलेगा। तो ये सब एक तरह के सॉल्ट हैं, ये एक ही तरह के वर्म्स पे ये सारे सॉल्ट आपके काम करेंगे। और इनसे अलग भी एक और आपका सॉल्ट बचता है जो काफ़ी कॉमन है, वो है लेवामिसोल। तो मेनली ये 3 तरह की क्लास हैं, वैरायटी हैं जो आपको डीवर्मिंग में मिलेंगी। एक सारे जोल वाले हैं, फेनबेंडाजोल, ऑक्सफेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। एक सारे एक्टिन वाले हैं, आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, मॉक्सीडेक्टिन। और एक है आपका लेवामिसोल। अब इनमें से कौन सा देना है आपको पशुओं को और क्यों देना है,
और कौन सा किस वर्म पे, किस कीड़े के ऊपर काम करता है, वो अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, मेरे पास आज हमारे फार्म पे डीवर्मिंग हम कर रहे थे, तो ये एक खाली गत्ता पड़ा है, ये जाइडस कंपनी का है, आप देख सकते हो। और इस बोलस का जो सॉल्ट है वो है फैनबेंडाजोल बोलस 3000 mg, मतलब कि 3 ग्राम में है, और दवाई का नाम है फैनबिजोल। ये जाइडस कंपनी का है, ये आप देख सकते हो, जाइडस कंपनी का ये है। इसी तरह आप इसमें MSD का भी ले सकते हो, आपको पेनक्योर के नाम से आएगा, तो आप किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी का ले सकते हो। तो ये जो भी है, फैनबेंडाजोल है, चाहे ऑक्सफेंडाजोल है, या फिर आपका एल्बेंडाजोल है, ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले डीवर्मर होते हैं। ये जो क्लास होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से ज़्यादा मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा तरह के वर्म्स कवर करता है, चाहे वो आपके राउंड वर्म्स हों, चाहे आपके लंग वर्म्स हों, चाहे वो टेप वर्म्स हों और फ्लूक्स हों। हर तरह के जो आपके वर्म्स हैं उसको आपके फैनबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल कवर करते हैं। जो आपके राउंड वर्म्स और जो आपके टेप वर्म्स हैं, ये ज़्यादातर आपको र्यूमन और इंटेस्टाइन में मिलते हैं। लंग वर्म्स आपको लंग्स में मिलेंगे, और जो आपकी फ्लूक्स हैं वो आपको र्यूमन में भी मिल सकते हैं, आपको लीवर में भी मिल सकते हैं। तो इन सभी को, तो ये जो आपके फैनबेंडाजोल हो गए, एल्बेंडाजोल हो गए, ये आपका मैक्सिमम एरिया कवर कर देंगे, लंग्स भी, लीवर भी, र्यूमन भी, और आपके लीवर को भी कवर करेंगे। लेकिन ये कौन सा पार्ट अब नहीं कवर करते? ये जो आपके स्किन के बाहर आते हैं, जो पशुओं को बाहर से दिखते हैं, आपके जूं, चिच्चड़, कलीली, उस पे इनका कोई भी एक्शन नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उनके लिए अब हम आपको दिखाते हैं हमारा जो दूसरा सॉल्ट है, जो आइवरमेक्टिन है, डोरामेक्टिन है, वो वाले जो सॉल्ट हैं वो आपके जो स्किन के बाहर जूं, चिच्चड़, कलीली, जितनी भी चीज़ें हैं उन पे एक्ट करेंगे। तो आप ये देखिए, आपको एक और दिखाते हैं बोलस। ये यूनिवेट कंपनी की है, इसमें डबल सॉल्ट हैं, आइवरमेक्टिन भी है और ऑक्सफेंडाजोल भी है। जो आइवरमेक्टिन का आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो आपके जूं, चिच्चड़, कलीली जो बाहर खाल पे लगते हैं, उनको मारने में आइवरमेक्टिन की आपको मदद मिलेगी। लेकिन ये जो आइवरमेक्टिन सॉल्ट है, ये जर्नली आपका टेप वर्म पे काम नहीं करता, और लीवर और र्यूमन के फ्लूक्स पे भी काम नहीं करता। इन दोनों पे ये काम नहीं करता। ये आपका राउंड वर्म्स और लंग वर्म्स पे ही काम करता है। इसीलिए आप देखोगे यूनिवेट कंपनी ने इसके साथ ऑक्सफेंडाजोल का जो सॉल्ट है उसको मिक्स कर दिया है। तो ये बोलस अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट बोलस हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्किन के बाहर वाले भी कवर हो रहे हैं, और ऑक्सफेंडाजोल होने की वजह से जो आपके राउंड वर्म्स, लंग वर्म्स, टेप वर्म्स और फ्लूक्स हैं, ये उनको भी कवर कर रहा है। तो जो पहली हमने बोलस दिखाई थी जाइडस कंपनी की फैनबेंडाजोल, उसका तरह का ही एक सॉल्ट इसमें है, ऑक्सफेंडाजोल, प्लस साथ में इसमें आइवरमेक्टिन भी है। तो आपको जूं, चिच्चड़, इनसे भी टोटल आराम अपने पशु को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा एक तीसरे तरह का सॉल्ट है, वो है लेवामिसोल। ये आपका ऑक्सीसाइक्लोजेनाइड और लेवामिसोल का सस्पेंशन है। ये आपका तीसरा सॉल्ट है। ये भी सिर्फ आपका आइवरमेक्टिन की तरह काम करता है, लेकिन ये बाहर स्किन पे नहीं काम करता। सिर्फ जो उसके अंदर राउंड वर्म और लंग वर्म पे ही काम करता है। ये भी लीवर फ्लूक्स और टेप वर्म्स पे ज़्यादा काम नहीं करता। तो अंदर इसका फंक्शन सेम आइवरमेक्टिन जैसा है, लेकिन पशु के बाहर ये बिल्कुल काम नहीं करता। जो जूं, चिचड़ी, कलीली के ऊपर
जैसा आइवरमेक्टिन करता है। तो इस सॉल्ट की जो रेंज है, जो स्पेक्ट्रम है, वो सबसे कम है। लीवामिसोल जो सॉल्ट है आपका, वो सबसे कम तरह के कीड़ों पे काम करता है। सबसे ज़्यादा पे काम करेगा आपका फेनबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल, और जो सबसे कम तरह के कीड़ों पे काम करता है वो है लेवामिसोल। और ये जो बॉटल है ये इंटास कंपनी की है। ये आपका सस्पेंशन में है। सस्पेंशन मतलब लिक्विड फॉर्म में है। आपका इसकी बोलस भी हो सकती है, इंजेक्टेबल भी हो सकता है और सस्पेंशन भी। तीनों तरीके से सभी डीवर्मर आते हैं। इंजेक्शन में लेकिन आपका मेनली सिर्फ आइवरमेक्टिन आता है। और आपका ये जो लेवामिसोल है और फेनबेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल आपका जनरली बोलस में आता है। उसकी बोलस हम आपको दिखा देते हैं। ये इस तरह की एक कंप्लीट बोलस होती है फेनबेंडाजोल की। ये देखिए आप, ये आपको कंप्लीट अपने पशु को देनी होती है। बड़े पशु के लिए ये कंप्लीट एक बोलस होती है। तो अभी हम बात भी कर लेते हैं कि हर एक मेडिसिन की कितनी डोज होती है। आपको दिखाएंगे कि लेवामिसोल अगर आप दे रहे हो, हर एक दवाई के पीछे वो मेंशन होता है हर पशु के बॉडी वेट के हिसाब से। जितना किलो वज़न आपके पशु का है उसी हिसाब से ही आपको डीवर्मिंग करनी होती है। अब जैसे आप देखिए, इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है, ये लेवामिसोल सॉल्ट है जो कि आपका इंटास कंपनी का है। इस पर क्लियर हम आपको दिखाते हैं, लिखा हुआ है डोज रेट है 1 ml पर 4 kg बॉडी वेट। मतलब अगर आपका पशु 400 किलो का है तो आपको 100 ml देनी है, और अगर आपका पशु 100 किलो का है तो आपको 25 ml देनी है। तो कोई भी आप दवाई लोगे, डीवर्मिंग लोगे, उसकी प्रॉपर अमाउंट में डोज देना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको कम डोज नहीं देनी चाहिए, उससे आपके सभी कीड़े नहीं मरेंगे। ना ही आपको कभी भी ओवरडोज करनी चाहिए। ज़्यादा डोज देने से भी जो आपके पशु हैं वो बीमार हो सकते हैं। जितनी डोज आपके पीछे दवाई के लेबल पे लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके प्रॉपर मात्रा में आपको डोज देनी है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप क्या डीवर्मिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप प्रेग्नेंट एनिमल की डीवर्मिंग बिल्कुल कर सकते हो, पर आपको ध्यान देना है आप कौन सा सॉल्ट यूज़ कर रहे हो। जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपकी फ़र्स्ट 45 डेज़ की प्रेगनेंसी है तो आपको एल्बेंडाजोल जो सॉल्ट है वो नहीं देना है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं माना जाता। बाकी आप फेनबेंडाजोल या फिर आपके पास ऑक्सफेंडाजोल है, उनको आप प्रेगनेंसी के टाइम दे सकते हो, लेकिन एल्बेंडाजोल आपको प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं देना है। खासकर पहले 45 दिन का टाइम है जो एआई करने के बाद, उसमें तो आपको एल्बेंडाजोल बिल्कुल भी नहीं देना है। और जो लास्ट मंथ है प्रेगनेंसी का, उसमें भी आप कोशिश करो, अवॉइड करो डीवर्मिंग करने की, क्योंकि उस टाइम पशु वैसे ही काल्विंग स्ट्रेस में आने लग जाता है। तो जो सबसे सेफ सॉल्ट है आपका डीवर्मिंग करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर आपका 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का प्रेग्नेंट पशु है, जो सबसे सेफ सॉल्ट है वो है फेनबेंडाजोल। आप इसके लेबल पे देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल नज़दीक से। सेफ डीवर्मर फॉर प्रेग्नेंट एनिमल्स, इस पर क्लियर लिखा भी हुआ है कि प्रेग्नेंट एनिमल्स में ये जो आपका डीवर्मर है ये बिल्कुल सेफ़ है। तो आप कोशिश करें कि प्रेग्नेंट एनिमल्स की जो डीवर्मिंग है वो फेनबेंडाजोल बोलस से ही करें, एल्बेंडाजोल की जो बोलस है उससे ना करें। अब इसके अंदर एक लास्ट बात आती है कि इसका डीवर्मिंग शेड्यूल क्या रहता है। आप देखिए, अगर आपके पास फार्म पे कोई काफ पैदा हुई है, बछड़ी कटड़ी पैदा हुई है, तो आप उसके करीब पैदा होने के 8 से 10 दिन के बाद पहली डीवर्मिंग करें। उसके बाद
जब तक वो 6 महीने की नहीं हो जाती, हर महीने उसकी लगातार 6 महीने तक हर महीने उसकी डीवर्मिंग करें। उसके बाद जब आपका हीफर तैयार होगा, 6 महीने का हो जाएगा, उसके बाद हर 3 महीने में आप उसकी डीवर्मिंग कर सकते हैं। और एक बार पशु आपका ब्याह चुका है, उसकी काल्विंग हो चुकी है, उसके बाद अगर आप साल में 2 बार भी डीवर्मिंग करेंगे तो वो भी उसकी सफिशेंट रहेगी। तो ब्याने के 10 दिन में, उसके बाद हर महीने, पहले 6 महीने तक। और कोशिश करें जो बारिश वाले इलाके हैं, जहाँ पर मॉनसून ज़्यादा आती है या बारिश ज़्यादा आती है, वहाँ पर आप मॉनसून से पहले डीवर्मिंग करें और मॉनसून के बाद भी डीवर्मिंग करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्म लोड है, वायरस लोड है, वो मॉनसून के मंथ्स में आता है। उस टाइम काफ़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होता है फार्मों पे, जो भी बाहर ग्रेजिंग करवाते हैं या ग्रीन फॉडर पे करते हैं, उस टाइम आपका जो वर्म्स है उसका पशुओं के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मॉनसून महीने से पहले, बारिश के महीने स्टार्ट होने से पहले और बारिश के महीने ख़त्म होने के बाद एक बार डीवर्मिंग ज़रूर करें। बाकी अगर आप बच्चे के जन्म से प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, जो आपको बताया है, पहले 10 दिन में 1 बार, उसके बाद पहले 6 महीने में हर महीने 1 बार, उसके बाद जब वो 6 महीने का हो जाएगा फिर 3 महीने में 1 बार, और ब्याने के बाद साल में 2 बार। अगर आप ये प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं और डीवर्मिंग की दवाइयाँ बदल बदल कर दे रहे हैं, जिससे कि सारे उसके ऑर्गन्स पार्ट कवर हो रहे हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। डीवर्मिंग के बारे में काफ़ी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। राम राम सभी किसान भाइयों।